जय जोहार साथियों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडी में आपका फोकस होगा। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेगनेंसी और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। इसी चीज को आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी क्या है दोस्तों? प्रेगनेंसी एक 40 वीक का टाइम ड्यूरेशन है। क्या है दोस्तों? 40 वीक का टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें दोस्तों एक फर्टिलाइज्ड एग एक फर्टिलाइज्ड एग फीमेल के यूट्रस में कंप्लीटली कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। तो प्रेगनेंसी क्या है? 40 वीक या फिर 9 मंथ का एक ऐसा टाइम इंटरवल होता है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में या फिर फीमेल के वॉर्म में कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। अब बात आती है, प्रेगनेंसी जब भी कॉज होती है तो क्या इसके कोई सिम्टम रहते हैं? क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है मदर बॉडी में? तो दोस्तों, जनरली क्या होता है? हेडेक होता है, नौसिया होता है ना, और वोमिटिंग भी होती है। इसके अलावा जो मेमोरी ग्लैंड रहती है वो टेंडर हो जाती है। क्या हो जाती है? टेंडर मेमोरी ग्लैंड। तो दोस्तों, जब प्रेगनेंसी कॉज होती है तो उस समय प्लेसेंटा कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है हार्मोन दोस्तों? एस्ट्रोजन है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? प्रोगेस्ट्रॉन है। पहला कौन सा है दोस्तों? एस्ट्रोजन है। दूसरा कौन सा है? प्रोगेस्ट्रॉन है। तीसरा कौन सा है दोस्तों? कॉर्टिसोल है। फोर्थ कौन सा है दोस्तों? प्रोलैक्टिन। और एंड में क्या है? थायरोक्सिन। तो ये जो पांचों के पांचों हार्मोन जो है दोस्तों, अगर मैं समरी में बात करूं तो क्या करते हैं दोस्तों? ये फीटल का ग्रोथ कराते हैं ना, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मान के चलिए एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय अगर मदर की बॉडी में थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो गई तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो जो फीटस है, उसका मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है दोस्तों। मेंटली वो रिटार्डेड हो जाता है कई बार। प्रोलैक्टिन का क्या काम है दोस्तों? मिल्क का फॉर्मेशन करता है। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? मिल्क का फॉर्मेशन करता है मेमोरी ग्लैंड में। तो सभी क्या करते हैं? मिल करके प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सभी के सभी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब समझते हैं दोस्तों पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। तो पार्चुरेशन क्या है? इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 9 मंथ, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। 9 मंथ का ड्यूरेशन, जिसमें क्या होता है? एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है दोस्तों। इस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है? गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? जब भी गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है, जो अभी मैच्योर हो गया है, एम्ब्रियो जो कि अभी मैच्योर हो गया है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो यूट्रस है, उससे एक्सपेल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेल आउट हो जाता है। इसी चीज को हम डिलीवरी कहते हैं या फिर चाइल्ड का बर्थ कहते हैं। तो एक्सपेल आउट क्या हो जाता है दोस्तों? डेवलप्ड फीटस एक्सपेल आउट हो जाता है 9 मंथ के एंडिंग में। उसके लिए कुछ हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि क्या है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। क्या है दोस्तों? पहला हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है डिलीवरी के समय? पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा क्या है? रिलैक्सिन। तो दोस्तों, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन मिल करके क्या करते हैं दोस्तों? दोनों के दोनों हार्मोन मिल करके दोस्तों फीमेल के जो पेल्विक रीजन होता है, क्या होता है दोस्तों? पेल्विक रीजन होता है, उसको क्या कर देते हैं?
उसके जो मसल्स है, उसके जो मसल्स है उसको क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं या फिर स्ट्रेच कर देते हैं। क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं तो स्ट्रेच करने का काम करते हैं। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, ये दोनों हार्मोन मिल करके दोस्तों जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है उस समय दोस्तों यूट्रस का दोस्तों स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करते, क्या करते हैं, यूट्रस का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन क्या करेंगे, किसी भी समय जब पार्चुरेशन होने वाला रहता है उस समय ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, दोनों हार्मोन का लेवल मदर की बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये यूटेराइन टिश्यू को या फिर यूट्रस का जो टिश्यू होता है इसको क्या करेंगे, एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एकदम अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो डेवलप्ड फीटस रहता है वो आगे की ओर पुश होता है। किस वजह से पुश हो रहा है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। किस चीज का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दोस्तों, यूट्रस टिश्यू का, यूटेराइन टिश्यू का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये फीटस क्या हो जाता है, इजेक्ट आउट हो जाता है। लेट्स ये क्या यूटेराइन टिश्यू है, ये क्या होगा, अचानक से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होते होते क्या करेगा, जो फीटल रहेगा, डेवलप्ड फीटस रहेगा, उसको आगे की ओर पुश करेगा, क्या करेगा, आगे की ओर पुश करेगा, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो फीटस है वो सक्सेसफुली नॉर्मल बर्थ के जरिए स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के जरिए इसका बर्थ हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन की प्रोसेस कहा जाता है। इसी चीज को मैंने लिखा है, induced by complex neuroendocrine mechanism which causes uterine contraction and cervix dilation। भाई जो फीटस है वो सर्विक्स के जरिए बाहर रिलीज आउट होता है, तो उस समय जो सर्विक्स की जो मसल है उसका भी एकदम ज्यादा रिलैक्स होना, फ्लेक्सिबल होना इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी इसकी मसल तो क्या होगा, जो डेवलप्ड फीटस है वो बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है, धीरे 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 ये दोनों हार्मोन के एक्शन के कारण क्या होते जाता है, डायलेट होते जाता है ना, फ्लेक्सिबल होते जाता है, जिसके कारण फीटस तुरंत ही इजेक्ट आउट हो जाता है। अब हम समझते हैं दोस्तों लैक्टेशन क्या है। दोस्तों उसी चीज को मैंने लिखा है, लैक्टेशन क्या है दोस्तों, प्रेगनेंसी के बाद एक ऐसा इवेंट आता है, इनफैक्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है दोस्तों, मेमोरी ग्लैंड का एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, उस दौरान कंप्लीट मैच्योरेशन हो जाता है मेमोरी ग्लैंड का। और मेमोरी ग्लैंड दोस्तों, और मेमोरी ग्लैंड किसका फॉर्मेशन करती है दोस्तों, मिल्क का फॉर्मेशन करती है। किस चीज का फॉर्मेशन करती है दोस्तों, मेमोरी ग्लैंड मदर मिल्क का फॉर्मेशन करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय मिल्क का फॉर्मेशन होता है मेमोरी ग्लैंड में। अब दोस्तों प्रोलैक्टिन का क्या काम है दोस्तों, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है उसके इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। प्रोलैक्टिन का लेवल प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज हो जाता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो टेंडर हो जाती है दोस्तों, है ना, टेंडर हो जाती है, और प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, मिल्क जब अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन रहता है, अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन का क्या मतलब है, जब फीटस का क्या होगा, बर्थ होगा, है ना, चाइल्ड का जब बर्थ होगा उस समय अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन के समय दोस्तों, अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन के समय जो मदर मिल्क है वो एक प्रोटीन से इनरिच्ड रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। अभी कोलेस्ट्रम क्या है दोस्तों, एक ये येलो कलर का फ्लूइड है। किस कलर का दोस्तों, येलो कलर का एक ये फ्लूइड होता है,
और मदर मिल्क के जरिए रिलीज होता है। कब होता है? पार्चुरेशन की प्रोसेस में। पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशन होता है उसकी प्रोसेस में प्रोलैक्टिन का क्योंकि लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण मेमरी ग्लैंड मिल्क का सिक्रीशन करती है। प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाने के कारण क्या करेगा? मेमरी ग्लैंड मिल्क का जो फॉर्मेशन करी है उसका क्या करेगी दोस्तों? सिक्रीशन करने का काम करेगी। किस हार्मोन की वजह से दोस्तों? प्रोलैक्टिन के कारण। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या कराएगा? मिल्क का जो फॉर्मेशन हुआ रहेगा उसका सिक्रीशन कराएगा। तो अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन में जब बर्थ होता है किसी भी चाइल्ड का, तो जब मदर अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन के समय अपने चाइल्ड को फीड करती है तो मेमरी ग्लैंड में दोस्तों क्योंकि कोलेस्ट्रम का फॉर्मेशन हुआ रहता है। कोलेस्ट्रम क्या है दोस्तों? एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन में प्रोड्यूस होता है ना, और सिक्रीशन होता है। ये जो फ्लूइड है ना दोस्तों, ये जो कोलेस्ट्रम है, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट रहते हैं और साथ में बहुत सारी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है दोस्तों? एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है और ये जो एंटीबॉडी है दोस्तों, ये मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो रही है वाया मदर मिल्क। किसके जरिए दोस्तों? मदर मिल्क के जरिए। और इस टाइप के ट्रांसफर को और इस टाइप के एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है दोस्तों? क्या बोला जाता है? पेसिव एंटीबॉडी और ट्रांसफर को पेसिव ट्रांसफर कहा जाता है। तो ये एक ऐसा मेथड है दोस्तों, जब मदर अपने चाइल्ड को फीड करती है अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन के समय, तो येलो कलर का फ्लूइड रिलीज होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। लेकिन याद रखने की क्या बात है दोस्तों, इसका कलर क्या होता है? तो लाइट येलो कलर का होता है। इसके अलावा क्या याद रखना है? तो कोलेस्ट्रम में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि चाइल्ड अभी जस्ट उसका बर्थ हुआ है, उसके बॉडी में किसी भी टाइप की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उसे डिसीज भी हो सकती है। तो इस डिसीज से प्रोटेक्शन के लिए मदर बॉडी में क्या प्रोडक्शन होता है? कोलेस्ट्रम का। कोलेस्ट्रम क्या करता है दोस्तों? वो बहुत सारे एंटीबॉडी को कैरी करता है। और ये जो एंटीबॉडी है, क्या दोस्तों, ये जो एंटीबॉडी है मिल्क फीडिंग के समय कहां ट्रांसफर हो जाती है? पेसिवली जब मिल्क फीडिंग करी जाएगी तो मदर से उसके चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाती है। इस टाइप के ट्रांसफर को पेसिव ट्रांसफर या फिर पेसिव एंटीबॉडी कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अभी हम प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर की रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर्स में नीट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? क्वेश्चन ये पूछा है, ये सबसे पहली चीज तो 2024 के एग्जाम में आया है नीट के। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट है फैलोपियन ट्यूब का, कौन सा कंपोनेंट फैलोपियन ट्यूब का नहीं है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। पहला क्या दिया है? यूटेराइन फंडस। फिर बी क्या दिया है? स्थमस। सी क्या दिया है? इनफेंडिबुलम। डी क्या दिया है? एम्पुला। तो दोस्तों मैंने ये बताया था आपको, ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है, इसके 3 रीजन रहते हैं। कौन कौन से रीजन रहते हैं दोस्तों? पहला होता है स्थमस हो गया, इनफेंडिबुलम हो गया, एम्पुला रीजन हो गया। लेकिन यूटेराइन फंडस क्या है दोस्तों? तो यूटेराइन फंडस के बारे में मैंने आपको ये बताया था, जो यूट्रस होता है दोस्तों, इसमें एक फैट का डिपोजिशन प्रेजेंट रहता है। किसका डिपोजिशन? फैट का डिपोजिशन प्रेजेंट रहता है। ये क्या होता है? एक थिक टिश्यू होता है। क्या होता है दोस्तों? एक ये थिक टिश्यू होता है और क्या करता है? यूट्रस को किसी भी जर्क से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यूटेराइन फंडस तो यूट्रस का एक पार्ट है, ना कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये जो है ए, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। अब हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। हमें ये दिख रहा है ए बी सी डी, ये जो है ये भी पार्ट नहीं है। ए जो होता है
यूटेराइन फंडस, ये क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता। अब दूसरा ऑप्शन भी क्या दिख रहा है, ए सी डी ई ओनली, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ई तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक। और क्योंकि ये ई ऑप्शन में नहीं है तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी डी ओनली। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड एज, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड एज, पहला क्या है दोस्तों, असर्शन है, दूसरा क्या है, रीजन है। असर्शन क्या है दोस्तों, ए एंड अदर इज लेबल्ड एज, हाँ मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, असर्शन को, और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, रीजन को। असर्शन क्या है दोस्तों, breast feeding during initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby। असर्शन ये बोला गया है कि डॉक्टर्स के द्वारा ये गाइडलाइन रहती है या फिर ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई चाइल्ड को क्या करा जाए, मिल्क फीड करा जाए, है ना। तो ये जो असर्शन है ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट लग रहा है। दूसरा क्या है, colostrum contains several antibody absolutely essential to develop resistance for the newborn baby। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कोलेस्ट्रम क्या होता है दोस्तों, तो एक ये लाइट क्या होता है, लाइट येलो कलर का एक ये फ्लूइड होता है दोस्तों, क्या होता है, लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है। और ये क्या करता है दोस्तों, पैसिवली बहुत सारी एंटीबॉडी, क्या दोस्तों, बहुत सारी एंटीबॉडी को प्रोवाइड करता है, किससे, मदर से चाइल्ड को, किस तरीके से, ब्रेस्ट मिल्क के जरिए, मदर मिल्क के जरिए। तो असर्शन भी क्या है, एकदम करेक्ट है दोस्तों। रीजन भी क्या है, ये भी करेक्ट है दोस्तों। और जो रीजन जो है दोस्तों वो असर्शन का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, वाज डिफरेंस receives a duct from seminal vesicle, vas deferens receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct। क्या बोला गया है, vas deferens जो होता है दोस्तों ये एक ऐसा डक्ट है जो सेमाइनल वेसाइकल से राइज होता है और ओपन कहां पे हो रहा है, यूरेथ्रा में, एज इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों, कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। हाँ तो ये भी स्टेटमेंट सही है। विच along with vagina form birth canal, the cavity of cervix is called cervical canal, ठीक है। विच along with vagina form birth canal, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि ये जो सर्वाइकल कैनाल है साथ में दोस्तों इसके साथ वेजाइना के साथ दोस्तों ये क्या करता है, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन दोस्तों, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन। तो दोस्तों सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना जो होता है एक इस तरीके का पैसेज प्रोवाइड करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है या फिर एक ऐसा ये डक्ट प्रोवाइड करता है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो डेवलप्ड फीटस होता है इस डक्ट के जरिए बाहर इजेक्ट आउट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रीजन। क्या बोला गया है दोस्तों, मेमोरी ग्लैंड के कंपोनेंट को अरेंज करिए फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रीजन। पहला क्या है दोस्तों, मेमोरी डक्ट है,
दूसरा क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट है, तीसरा है एल्वियोली है, और चौथा क्या है, मेमोरी एम्पुला है, और डी है मेमोरी एल्वियोली, मेमोरी एम्पुला, और क्या है, मेमोरी टिब्यूल्स है। अब हमें यह देखना है कि कौन सा जो आंसर है इसमें करेक्ट बैठ रहा है। बोला गया है कौन से कहां तक, किस किस रीजन से, प्रोक्सिमल से डिस्टल रीजन तक। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को देखते हैं, ई में लिखा है मेमोरी टिब्यूल्स, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो गया। सी में लिखा है, सी एल्वियोली, चलो ठीक है एल्वियोली हो सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मेमोरी डक्ट लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है, नहीं लेकिन डायरेक्टली मेमोरी डक्ट कैसा हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है बी, पहला क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट, ये हो सकता है दोस्तों। फिर लैक्टिफेरस डक्ट के बाद एल्वियोली हो सकता है, नहीं ये भी कंप्लीट ये ट्रू नहीं रहेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। फिर ये सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा डी, जिसमें सबसे पहले क्या अराइज होगा दोस्तों, एल्वियोली अराइज होगा। एल्वियोली के बाद क्या अराइज होगा दोस्तों, मेमोरी मेमोरी टिब्यूल्स अराइज होगा। मेमोरी टिब्यूल से क्या अराइज होगा दोस्तों, मेमोरी डक्ट अराइज होगा, मेमोरी डक्ट अराइज होगा, और मेमोरी डक्ट से क्या अराइज होगा दोस्तों, मेमोरी डक्ट से अराइज होगा मेमोरी एम्पुला, और मेमोरी एम्पुला से क्या होगा, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक, तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है दोस्तों, मैंने आपको एक फिगर आपको समझाया था जिसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवम, और ओवम की एक आउटर वाली जो लेयर होती है, लेयर को क्या बोला जाता है दोस्तों, जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोना पेल्यूसिडा। अब जोना पेल्यूसिडा क्या है दोस्तों, एक ये ऐसी लेयर है जिसमें मैंने बताया था आपको, याद करिए, कि जिसमें जो स्पर्म होता है, ये जो स्पर्म है इसका एक्रोसोम आ करके अटैच होता है। क्या होता है, एक्रोसोम आ करके अटैच होता है ओवम की लेयर में, जिसे क्या बोला जाता है, जोना पेल्यूसिडा। अब अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, ल्यूटेनाइज, एलएच का मतलब है क्या दोस्तों, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच का मतलब क्या होता है, फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। क्या बोला गया दोस्तों, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल होता है ये अचानक से डिक्रीज होता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। तो भाई हमें देख के ही समझ में आता है दोस्तों कि जो फॉलिक्यूलर फेज होता है, फॉलिक्यूलर फेज होता है दोस्तों, इसमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होते जाता है ना, ग्रेजुअली चेंज होता है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर क्या गया, ऑप्शन ए। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला बोला गया है, इन नॉन प्राइमेट्स मैमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओइस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो जो नॉन प्राइमेट होते हैं, नॉन प्राइमेट में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ना बोल करके क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे ओइस्ट्रस साइकिल। चलो ये स्टेटमेंट एक है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। अरे ये तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ ये हो सकता है, ये करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अब क्या है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडक्टिव ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन ये टोटली करेक्ट नहीं हो सकता है दोस्तों। रीजन ये है कि कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए नहीं आती है क्योंकि अगर मान के चलिए कोई भी फीमेल है, अगर वो स्ट्रेस ज्यादा रहती है, ज्यादा लेती है,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो लिटिल बिट कभी कभी उसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक रीजन क्या हो सकता है दोस्तों, हार्मोनल हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है दोस्तों, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कई बार सही टाइम में नहीं आती है, इसके पीछे का रीजन मैंने क्या बताया, हार्मोनल डिसबैलेंस। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेगनेंसी लिखा हुआ है, तो ये टोटली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मिनार्ज एंड मेनोपॉज, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड हो जाती है, नहीं, तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है, टोटली करेक्ट नहीं है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड हो जाती है बिटवीन मिनार्ज एंड मेनोपॉज, ठीक है दोस्तों, ये सही है। तो इसमें हमें चूज करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, क्या बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों, अगर इसको एक बार और बताऊं मैं, तो जो नॉन प्राइमेट्स होता है उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे क्या बोला जाता है, ओएस्ट्रस साइकिल बोला जाता है दोस्तों। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे क्या बोला जाता है, मेनार्ज कहा जाता है, तो ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। फिर क्या है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये पार्शियली स्टेटमेंट सही भी है। फिर क्या है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्ज एंड मेनोपॉज, ये भी ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए एंड डी ओनली, ए और डी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी भी करेक्ट है। ए एंड बी ओनली, ये भी नहीं हो सकता, ए बी सी, ए बी तो करेक्ट है ही नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या बचा, एक हमारे पास ए सी एंड डी बचा, तो ऑप्शन क्या सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, सिवरल हार्मोन लाइक ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपाइन, एचसीजी का मतलब क्या है दोस्तों, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन, है ना। एचपीएल का मतलब क्या है दोस्तों, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, है ना, और एस्ट्रोजन प्रोगेस्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो दोस्तों ये ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपाइन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था ये कब होता है दोस्तों, जब प्रेगनेंसी कॉज होती है। कब मैंने ये सारी चीजें बताई थी, प्रेगनेंसी के टॉपिक में। प्रेगनेंसी कॉज जब होती है तो सारे के सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, कब रिलीज होते हैं, प्रेगनेंसी कॉज होने में। तो प्रेगनेंसी कॉज होती है तो कौन सा टिश्यू रहता है जो ये हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, क्या ओवरी, नहीं दोस्तों, पहले प्लेसेंटा, हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो प्लेसेंटा होता है ये डेवलप करता है, और प्लेसेंटा के जरिए सारे के सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या ये पिट्यूटरी हार्मोन है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। फैलोपियन ट्यूब के जरिए प्रोड्यूस होता है, नहीं दोस्तों, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के समय रिलीज होता है। तो कौन सा टिश्यू या कौन सा मसल या ऑर्गन रहेगा जो प्रोड्यूस करेगा, प्लेसेंटा दोस्तों। तो दोस्तों चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, मेरे बिहाफ में तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेरे बिहाफ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब काम किसका बचता है दोस्तों, आपका काम बचता है। आपको क्या करना है दोस्तों, सारी की सारी चीजें जो चैप्टर सेकंड है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है दोस्तों, उसको शुरुआत से लेकर के आखिरी तक एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इसके बाद जो मैंने ये क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन मैंने कराए, इसे भी आप घर में जाकर के एक बार सॉल्व करिए। और फिर भी अगर मान के चलिए कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी दुविधा का समाधान कर सकूं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों एक न्यू चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है दोस्तों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर क्या है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 है। और नीट के एग्जाम के बारे में बात करूं ना दोस्तों, तो ये एक अकेले चैप्टर से दोस्तों, ये अकेले चैप्टर से दोस्तों कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। और ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये बहुत ही इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी है। कुछ बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंसेप्ट नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर है।
बहुत ही आसान सा और बहुत छोटा सा चैप्टर है। बस आपको फोकस्ड होकर के क्लास में बैठना है और कोशिश ये करना है कि अभी के अभी आप समझ ले। अब वो कैसे समझ में आएगा? जब आप फोकस होकर के बैठेंगे, अच्छे से एकदम ध्यान लगा करके बैठेंगे और पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो आप अगर नोट्स बनाते रहेंगे साथ में, तो 100% में श्योर हूं कि चीजें आपको समझ में आनी ही है, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं। चलो तो समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों जन्म के नियंत्रण की विधि, है ना, जन्म के नियंत्रण की विधि। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों यौन रोग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों बांझपन और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, है ना। इसका मतलब क्या है, इनफर्टिलिटी क्या होती है और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है। कोई ऐसे भी पेरेंट रहते हैं जो क्या कर सकते, कई बार ऐसा निकल के आता है कि इसकी एक ऐसे पेरेंट है जो चाइल्ड का बर्थ नहीं करा पा रहे हैं। हो सकता है कि जो स्पर्म है वो मैच्योर नहीं है, या फिर ओवम फर्टाइल नहीं हो पा रहा है, ओवम का ढंग से सही टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी डिसीज आ जाती है ना, एक केस आ जाता है जिससे क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो एक एक करके सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है और कब कहेंगे हम कि कोई भी पर्सन है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है ना, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। तो इसको समझते हैं कुछ पॉइंट्स में। किसी भी पर्सन को तब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा जिसमें सबसे पहला केस ये है कि अगर मेल पर्सन के बारे में बात करी जाए तो वो एक मैच्योर स्पर्म, है ना, एक मैच्योर स्पर्म, और साथ में ये स्पर्म कैसा होना चाहिए, मोटाइल स्पर्म होना चाहिए, है ना। एक मैच्योर और मोटाइल स्पर्म का क्या कर रहा हो, एक मेल पर्सन प्रोडक्शन कर रहा हो। जब भी अगर कोई भी मेल एक मैच्योर और मोटाइल स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है ना, मैच्योर और मोटाइल स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ में वो अपने सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है, किस लाइफ को, सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और उसे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है ना, सेटिस्फैक्शन जो है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी है, वो सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय भी कर पा रहा है, एक मैच्योर स्पर्म का प्रोडक्शन कर पा रहा है, तब उस केस में उस मेल पर्सन को क्या बोला जाएगा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। रिपीट करता हूं, समझिएगा। कभी भी कोई भी मेल अगर वो मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन कर पा रहा है, और वो स्पर्म मैच्योर का मतलब क्या है, मोटाइल भी होना चाहिए, है ना, मोटाइल होना चाहिए। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अच्छे से मोशन करना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, है ना, फर्टाइल होना चाहिए, फर्टिलिटी कॉज करना चाहिए, है ना, किसी भी ओवम से आकर के फ्यूज कर पाए, तो उस कंडीशन में इस स्पर्म को क्या बोला जाएगा, मैच्योर मोटाइल स्पर्म कहा जाएगा। उसके अलावा जो पर्सन होना चाहिए वो सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय और सेटिस्फैक्शन के साथ क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों उसे किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसीज नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, उस पर्सन को किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसीज नहीं है। अगर सेक्सुअल डिसीज नहीं है और इतनी सारी कंडीशन अगर एक बार में सेटिस्फाई होती है ना, सारी की सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, सारी की सारी कंडीशन एप्लीकेबल है, तो उस कंडीशन में उस मेल पर्सन को क्या कहा जाएगा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा। इस चीज को एक बार हम और बता देते हैं। किसी भी पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तब कहा जाता है जिसमें पहला कंडीशन क्या है, एक मैच्योर और मोटाइल स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, दूसरा कंडीशन ये है कि उसे किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसीज नहीं होनी चाहिए, है ना, किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसीज नहीं होनी चाहिए, सेक्सुअल डिसीज नहीं होनी चाहिए। फिर आखिरी कंडीशन मैंने क्या बोला कि भैया वो अपने लाइफ को, सेक्सुअल लाइफ को सेटिस्फैक्शन के साथ क्या कर रहा है, एंजॉय कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में उस मेल पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा, जब तीनों के तीनों कंडीशन अप्लाई करी जाए
और एप्लीकेबल हो तब। अब मान के चलिए अगर मेल के जगह कोई फीमेल है ना, तो उसे कब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा दोस्तों? तो सेम फंडा है ना, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर कोई फीमेल है दोस्तों, वो क्या कर रही है, एक मैच्योर स्पर्म का मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन कर रही है, सॉरी, कोई भी एक फीमेल है जो क्या कर रही है, एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन कर रही है, और इसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्या दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो विदाउट एनी डिस्टरबेंस हर मंथ रन कर रही है प्रॉपरली, है ना, हर मंथ प्रॉपरली क्या कर रही है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रही है ना। 28 डेज की 28 डेज में प्रॉपर तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रही है, प्रॉपर फ्लो आ रहा है ना, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी आ रहा है। और उसके बाद क्या चीज दोस्तों, उसका जो ओवम है वो मैच्योर है। इसके अलावा दोस्तों उस फीमेल को किसी भी तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। कौन सी दोस्तों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या सेक्सुअल डिसीज ना, उस पर्सन को, उस फीमेल को कोई भी सेक्सुअल डिसीज अगर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। रिपीट करते हैं इस चीज को, कोई भी फीमेल को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तब कहा जाएगा जब वो फीमेल एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन कर पा रही है। क्या कर पा रही है दोस्तों, वो फीमेल एक मैच्योर स्पर्म, एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन कर पा रही है। किसी भी फीमेल को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा जब वो फीमेल एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन कर पा रही है, उसकी प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रही है, मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन कर रही है, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रही है। इसके अलावा उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, वो सेक्सुअली डिसीज से अफेक्टेड नहीं है ना, उसे किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसीज नहीं है, वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर पा रही है, सेटिस्फाई है सेक्सुअल लाइफ से। तो सारी की सारी जब कंडीशन एप्लीकेबल है किसी फीमेल में, तब उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा। कोई भी फीमेल अगर मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन कर रही है, पहला कंडीशन मैंने क्या कहा, मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन कर रही है, उसकी एक प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रही है, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रही है दोस्तों, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल विदाउट एनी डिस्टरबेंस हर 28 से 30 डेज के आसपास ये आ रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है उसका, सेक्सुअल डिसीज से सफर नहीं कर रही है, किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसीज से वो सफर नहीं कर रही है, अपने सेक्सुअल लाइफ को सेटिस्फेक्शन के साथ एंजॉय कर पा रही है, तब उस कंडीशन में उस फीमेल को क्या कहा जाएगा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा। एकदम साफ शब्दों में बोलूं तो मेल और फीमेल को रिप्रोडक्टिव हेल्दी तब कहा जाएगा जब वो मैच्योर स्पर्म या फिर मैच्योर ओवम रिस्पेक्टिवली प्रोडक्शन कर रहे हो, एक मैच्योर स्पर्म मैच्योर ओवम का रिस्पेक्टिवली प्रोडक्शन कर रहे हैं, और साथ में वो क्या कर रहे हैं, एक सेटिस्फाइंग सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, उनमें किसी भी तरीके की सेक्सुअली डिसीज नहीं है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से वो सफर नहीं कर रहे हैं, तब उसे क्या कहा जाएगा, उस पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा। उसी चीज को मैंने लिखा है, अ पर्सन इज सेड टू बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी if male can produce mature and motile sperm, similarly female can produce ovum, she should have a proper menstrual cycle। तब कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, किसी भी मेल और फीमेल को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा। अब हम सबसे पहले समझेंगे दोस्तों बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में, और बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझते हैं। बर्थ कंट्रोल का मतलब यह है दोस्तों, एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के जरिए, है ना, बर्थ कंट्रोल का क्या मतलब है दोस्तों, एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग या फैमिली मैनेजमेंट के जरिए चाइल्ड का बर्थ करना, है ना, चाइल्ड का बर्थ करना, इसे ही क्या बोला जाता है, बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं दोस्तों, अगर एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के जरिए, किसके जरिए दोस्तों, फैमिली प्लानिंग के जरिए अगर लिमिटेड चाइल्ड का बर्थ हो ना, लिमिटेड चाइल्ड का बर्थ हो रहा है,
एक या दो चाइल्ड का बर्थ हो रहा है ना, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के जरिए मदर या फादर पहले फैमिली फैमिली की किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको प्रॉपर खुद के इकोनॉमिकल स्टेटस के हिसाब से डिसाइड करके अगर चाइल्ड का बर्थ करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल क्या है दोस्तों, बर्थ कंट्रोल का एकदम सिंपल सा मीनिंग ये है कि मदर और फादर है ना, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, मेल और फीमेल पेरेंट क्या कर रहे हैं, पहले आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन ये करते हैं कि भाई हमारे कितने प्रोजेनी होने चाहिए, और प्रोजेनी कितने होने चाहिए किस पे डिपेंड कर रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन में डिपेंड कर रहा है ना, क्षमता पे डिपेंड कर रहा है। तो उसके बाद एक प्रॉपर वेलफेयर के जरिए है ना, एक अच्छे से वार्तालाप के जरिए प्रॉपर प्लान्ड तरीके से अगर चाइल्ड का बर्थ होता है, एक चाइल्ड या दो चाइल्ड का अगर बर्थ देते हैं है ना, तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। किसके जरिए ये पॉसिबल है, फैमिली प्लानिंग के जरिए पॉसिबल है। बर्थ कंट्रोल कैसे पॉसिबल होता है दोस्तों, फैमिली प्लानिंग के जरिए पॉसिबल हो पाता है। अब बात आती है बर्थ कंट्रोल मेथड का क्या मतलब है दोस्तों। बर्थ कंट्रोल मेथड का मतलब यह है कि अगर मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर जब भी मेट करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और वो चाहते हैं कि वो चाइल्ड का बर्थ ना दे है ना, चाइल्ड को बर्थ ना दे है ना, या फिर टेक्निकली मैं कहूं तो क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि एग जो है, फीमेल जो एग है वो क्या हो, फर्टिलाइज्ड हो जाए है ना, फर्टिलाइज्ड हो जाए। तो इंटरकोर्स करना भी चाह रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि भैया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो, तो उसके लिए कुछ मेथडोलॉजी का यूज करते हैं जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, उसे ही बोला जाता है बर्थ कंट्रोल मेथड कहा जाता है। उसी चीज को मैंने लिखा है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर टेक्निक्स यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी है ना। भाई फर्टिलाइजेशन नहीं चाहते इसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी कॉज नहीं कराना चाहते, प्रेगनेंसी कॉज नहीं कराना चाहते, तो उसके लिए जो मेथड्स का यूज करते हैं इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, बर्थ कंट्रोल मेथड कहा जाता है। अब बर्थ कंट्रोल मेथड के लिए कौन कौन से हम तरीकों का यूज करते हैं, पहला है प्राकृतिक तरीके जिसे क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड कहते हैं, प्राकृतिक तरीके या फिर क्या है दोस्तों, सबसे पहला नेचुरल मेथड है। दूसरा क्या है दोस्तों, बैरियर मेथड है। तीसरा क्या है दोस्तों, हार्मोनल पिल्स है। चौथा क्या है दोस्तों, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, आईयूडीएस कहा जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिसे आईयूडीएस कहते हैं। फिर आखिरी कौन सा मेथड है दोस्तों, सर्जिकल मेथड लाइक स्टेरिलाइजेशन। तो कितने मेथड हो गए दोस्तों, सबसे पहला है नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है हार्मोनल मेथड, फोर्थ है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस और फिफ्थ क्या है दोस्तों, फिफ्थ है सर्जिकल मेथड। तो टोटल 5 मेथड हो गया दोस्तों। ये सारे के सारे मेथड क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, सभी को हम इंडिविजुअली समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल मेथड। हाँ, तो सबसे पहला मेथड क्या है दोस्तों, नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, इसमें हम किस तरीके से बर्थ को कंट्रोल करते हैं, प्रेगनेंसी को कॉज नहीं होने देते हैं। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों समझने का प्रयास करते ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दोस्तों, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो जो 13 से 17 डे का जो टाइम ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोस्तों, 13 से 17 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का दोस्तों,
इस समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, तो एक ये बहुत सारे ये चांस क्रिएट हो जाते हैं कि भाई फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाए दोस्तों, स्पर्म आ करके फ्यूज हो सकता है, स्पर्म आ करके फ्यूज हो सकता है। तो हमें फ्यूजन कराना है या नहीं कराना है? हमें तो फ्यूजन नहीं करवाना है ना भाई, प्रेगनेंसी कॉज नहीं करवानी है। तो जो कपल होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं, 13 से 17 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, क्योंकि उस समय ओवम फैलोपियन ट्यूब के आसपास रहता है, और उस समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो एक ये चांस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, लगभग 99% चांस क्रिएट हो जाते हैं कि स्पर्म आकर के ओवम को फ्यूज कर देता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। तो क्या किया जाता है नेचुरल तरीके में कि भाई जो 13 से 17 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, 13 से 17 डेज का, 10 17 13 17 वही मतलब है, आगे पीछे। तो उस समय क्या किया जाता है दोस्तों, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। क्या किया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। कब किया जाता है, 10 से 17 डे। अब आप पूछेंगे सर, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कैसे पता चलेगा कि 10 से 17 डेज चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? तो दोस्तों फीमेल को पता रहता है। फीमेल को कैसे पता रहता है कि लेट से अगर मान के चलिए आज से लगभग 17 डेज पहले एक मेंस्ट्रुअल फ्लो आया है किसी भी फीमेल को, है ना, मेंस्ट्रुअल फ्लो आया है, ब्लड कार्पसल्स रिलीज हुए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई है, तो वो एक अंदाजा लगा लेती है कि भाई जो मेरा कौन सा दिन चल रहा है, अभी कौन सा डे चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसे अंदाजा लग जाता है कि 10 से लगभग 20 या 17 डेज का आसपास का टाइम ड्यूरेशन है। अगर इस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए विदाउट प्रोटेक्शन, है ना, विदाउट प्रोटेक्शन, तो एक ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, 99% चांस क्रिएट हो जाते हैं कि क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए और जिसके कारण प्रेगनेंसी कॉज हो जाए। तो फीमेल क्या करती है, फीमेल या फिर मेल पार्टनर क्या करते हैं, इस टाइम ड्यूरेशन में दोस्तों सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, नेचुरल मेथड कहा जाता है। दूसरा क्या है दोस्तों, पेनिस विड्रॉवल फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजेक्शन, है ना। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है दोस्तों, सेक्सुअल इंटरकोर्स में दोस्तों, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब मेल और फीमेल पार्टनर मीटिंग करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल पार्टनर को ये पता लग जाता है, मेल पार्टनर को ये पता होता है कि कब सीमन रिलीज होने वाला है, ग्लांस पेनिस के जरिए, ग्लांस पेनिस के जरिए कब रिलीज होने वाला है। तो क्या करता है मेल पार्टनर, क्या करता है फीमेल के ट्रैक्ट से, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से क्या करता है दोस्तों, ग्लांस पेनिस को रिमूव कर लेता है। और क्या होता है इस प्रोसेस में, सीमन फीमेल के वेजाइना में नहीं जा पाते, है ना, रिलीज नहीं हो पाते फीमेल के सर्विक्स वेजाइना में, जिसके कारण से, क्योंकि स्पर्म फीमेल के ट्रैक्ट में ट्रांसफर नहीं होता, स्पर्म फीमेल के ट्रैक्ट में ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसके कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी कॉज भी नहीं होती है। आसान भाषा में समझाए दोस्तों, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो सीमन होता है, ये मेल पार्टनर को पता होता है कि कब रिलीज होने वाला है ना, कब रिलीज होने वाला है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये क्या करता है मेल पार्टनर, जैसे ये सीमन रिलीज होने वाला होता है उसके जस्ट बिफोर, है ना, जस्ट बिफोर, बस थोड़ी देर पहले वो क्या करता है दोस्तों, ग्लांस पेनिस को रिमूव कर लेता है फीमेल के, कहां से दोस्तों, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना, वेजाइना से, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। तो इस तरीके से क्या हो जाता है दोस्तों, प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो पाती है, क्योंकि सीमेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये दोनों मेथड थे, किस तरीके से हम नेचुरल तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय विदाउट प्रोटेक्शन का यूज किए बिना ही, प्रोटेक्शन के यूज किए बिना ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर मैं समरी में बोलूं तो पहला कौन सा है दोस्तों, पहला मेथड ये है कि जो 10 से 17 डेज का टाइम ड्यूरेशन होता है, 10 से 17 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस समय फेलोपियन ट्यूब में ओवम रहता है ना, तो एक बहुत ज्यादा चांस क्रिएट हो जाता है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए
तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी कॉज हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। तो उस समय क्या करते हैं, मेल और फीमेल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करने का काम करते हैं। सेकंड मेथड क्या है दोस्तों, सीमन इंजेक्शन मेथड है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पेनिस को विड्रॉ किया जाता है, निकाल लिया जाता है फीमेल की वेजाइना से। कब निकाल लिया जाता है, इंजेक्शन के जस्ट पहले, है ना, सीमन इंजेक्शन के जस्ट पहले। ये मेल पार्टनर को पता रहता है, ये चीजें पहले से ही पता रहती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कब सीमन रिलीज होने वाला है। अब है दोस्तों अगला बैरियर मेथड। कौन सा मेथड दोस्तों, बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड का आखिर में मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब मेल और फीमेल पार्टनर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, है ना, या फिर मीटिंग करते हैं, तो उस समय क्या किया जाता है दोस्तों, स्पर्म का ओवम से फिजिकल मीटिंग को, है ना, फिजिकल मीटिंग या फिजिकल कांटेक्ट को क्या किया जाता है दोस्तों, इनहिबिट किया जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है दोस्तों, बैरियर मेथड कहते हैं। बैरियर मेथड क्या है दोस्तों, एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय या मीटिंग के समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोला जाए या मीटिंग कहा जाए, उस समय क्या किया जाता है, स्पर्म और ओवम को फिजिकली मीटिंग होने से इनहिबिट किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, स्पर्म की बात करूं या फिर ओवम की बात करूं, स्पर्म की बात करूं या फिर ओवम की बात करूं, दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाता है, इनहिबिट किया जाता है फिजिकल कांटेक्ट का। किस चीज का, स्पर्म का ओवम के साथ फिजिकल कांटेक्ट को इनहिबिट किया जाता है। इसे ही बैरियर मेथड कहते हैं। अब समझते हैं किस तरीके से बैरियर मेथड के जरिए प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या यूज किया जाता है दोस्तों, कॉन्डम का यूज किया जाता है। कॉन्डम क्या होता है दोस्तों, एक ये रबर का मटेरियल होता है ना, किस चीज से बना रहता है दोस्तों, एक ये रबर का मटेरियल होता है जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबल होता है ये। और इसे कहाँ यूज किया जाता है, जनरली मेल पर्सन यूज करता है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये पेनिस का स्ट्रक्चर है, पेनिस के टॉप में इसे लगाया जाता है ना। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस फिगर में कि पेनिस को कवर किया गया है, किसके जरिए किया गया है दोस्तों, मेल कॉन्डोम के जरिए। किसके जरिए कवर किया गया है दोस्तों, मेल के पेनिस को मेल कॉन्डोम के जरिए कवर किया गया है। तो इसे ही क्या बोला जाता है दोस्तों, बैरियर मेथड बोलते हैं। बैरियर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या किया जाता है, पेनिस को कवर किया जाता है। किसके जरिए कवर किया जाएगा दोस्तों, तो कॉन्डोम के जरिए कवर किया जाता है। अब ये जो कॉन्डोम होते हैं ना दोस्तों, अगेन ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक जो कॉन्डोम होता है दोस्तों, वो तो होता है मेल कॉन्डोम। क्या होता है दोस्तों, कॉन्डोम में दो टाइप के होते हैं। ये एक पहला टाइप है मेल कॉन्डोम, और जो दूसरा टाइप है वो क्या है, फीमेल कॉन्डोम है ना, फीमेल कॉन्डोम और मेल कॉन्डोम। फीमेल कॉन्डोम भी क्या होता है दोस्तों, जैसे आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, मेल कॉन्डोम है। फीमेल कॉन्डोम क्या होता है दोस्तों, फीमेल कॉन्डोम फीमेल के जरिए यूज किया जाता है, और फीमेल के वेजाइना सर्विक्स ट्रैक्ट में इसे बाय यूजिंग फिंगर इंसर्ट किया जाता है, सेल्फ इंसर्ट किया जाता है, फीमेल के जरिए सेल्फ इंसर्ट किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये क्या है, फीमेल कॉन्डोम है। ये फीमेल के जरिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सेल्फ इंसर्ट किया जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे फीमेल कॉन्डोम कहते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये फीमेल के जरिए, ये फिंगर के जरिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसे इंसर्ट किया जाता है,
और जब इंसर्ट कर लिया जाएगा और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा, इंसर्ट करके जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा, तो अगर मेल पर्सन कॉन्डोम का यूज कर रहा है, मेल पर्सन अगर कॉन्डोम का यूज कर रहा है, तो उसके जो सीमन रहेगा या स्पर्म रहेगा, सीमन रहेगा या स्पर्म रहेगा, वो कॉन्डोम में ही होल्ड हो जाता है ना, कॉन्डोम्स में ही होल्ड हो जाता है, क्योंकि ये रबर का बना हुआ है ना, ये भाई रबर का बना हुआ है, इसलिए जो सीमन होता है ये कॉन्डोम की वॉल से बाहर नहीं जा पाता है, कॉन्डोम की वॉल से बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि ये कॉटन का नहीं बना है, किसका बना हुआ है दोस्तों, ये रबर का बना हुआ है। और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो एक टाइम में या तो मेल या फिर फीमेल, मेल या फिर फीमेल दोनों में से कोई एक पर्सन कॉन्डोम का यूज करता है। दोनों का कॉन्डोम का यूज करना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मेल या फिर फीमेल दोनों में से कोई भी एक पर्सन कॉन्डोम का यूज कर सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर मान के चलिए फीमेल कॉन्डोम का यूज कर रही है और मेल पर्सन कॉन्डोम का यूज नहीं कर रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब भी क्या होगा, ये जो कॉन्डोम है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा तो स्पर्म ये कॉन्डोम में ही होल्ड रह जाएंगे और फीमेल के रिप्रोडक्ट और ये कॉन्डोम से पास होकर के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव नहीं कर पाएंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। बैरियर किस चीज के बारे में बोल रहा हूं मैं, बैरियर का मतलब एक फिजिकल बैरियर क्रिएट हो रहा है ना भाई कॉन्डोम का यूज करके, जिसके कारण से स्पर्म कहां पे रीच नहीं हो पा रहे, ओवम तक रीच नहीं हो पा रहे, क्योंकि कॉन्डोम का यूज कर रहे हैं। कॉन्डोम रबर का बना होता है, किसका बना रहता है दोस्तों, ये रबर का बना रहता है, पॉलीमर का, ना कि कॉटन का। क्या कॉटन का बना रहता है क्या, नहीं, रबर का बना रहता है, इसलिए स्पर्म कॉन्डोम के सरफेस से या कॉन्डोम जो रहता है उससे बाहर नहीं जा पाते। अब दूसरा क्या है दोस्तों, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट है और डायफ्रागम है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अभी कॉन्डोम के बारे में पढ़ा। कॉन्डोम कितने टाइप के होते हैं हमने पढ़ा दोस्तों, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मेल कॉन्डोम हमने पढ़ा दोस्तों, और एक हमने पढ़ा फीमेल कॉन्डोम। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सर्वाइकल कैप के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और डायफ्रागम के बारे में पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं दोस्तों सर्वाइकल कैप क्या होता है दोस्तों। सर्वाइकल कैप एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, एक स्मॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहा क्या होता है दोस्तों, ये स्मॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्मॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है फीमेल के सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है। कहा, फीमेल के सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है ना। किस तरीके से, बाई सेल्फ, फीमेल खुद बाई सेल्फ क्या कर लेती है, फिंगर के जरिए, फिंगर का यूज करके इसे इंसर्ट कर लेती है, इंसर्ट कर लिया जाता है फीमेल के जरिए। और ये भी क्या होता है दोस्तों, ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्लेक्सिबल होता है ना, और फ्लेक्सिबल होता है, और साथ में क्या होता है दोस्तों, ये रीयूजेबल रहता है, रीयूजेबल होता है, और रीयूजेबल होता है दोस्तों। और ये क्या करता है दोस्तों, क्योंकि ये सर्विक्स में यूज किया जा रहा है, सर्विक्स में लगाया जा रहा है दोस्तों वाया वेजाइना, फीमेल के जरिए, तो ये क्या करता है दोस्तों, स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक, है ना, फैलोपियन ट्यूब तक पास नहीं होने देता है। क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में पास नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने दे रहा है, क्योंकि सर्विक्स में प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहा है, एक जैसे ये मान के चलिए सर्विक्स है और ये क्या है, सर्वाइकल कैप है, तो सर्वाइकल कैप क्या कर रहा है, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है ना, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर दे रहा है। किस तरीके से, क्योंकि ये फिजिकल बैरियर के तरह एक्ट कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, रबर का बना रहता है, ये फिंगर के जरिए, फीमेल के जरिए, फिंगर का यूज करते हुए फीमेल क्या करती है, इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सर्विक्स में जा करके होल्ड करवा लेती है, वहां पे इंसर्ट कर लेती है। और ये बिल्कुल भी कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है दोस्तों, बहुत आसान सा मेथड है, जिसके जरिए ये फीमेल के जरिए ही यूज किया जाता है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि भाई जो सर्वाइकल कैप होता है वो मेल पार्टनर के लिए भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, नहीं दोस्तों। सर्वाइकल कैप सिर्फ और सिर्फ फीमेल के द्वारा ही यूज किया जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कहां इंसर्ट किया जाता है, वेजाइना से सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है।
सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्टनर यूज करती है इसे, मेल पार्टनर इसे यूज नहीं करते हैं। मेल पार्टनर के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्डोम आता है, फीमेल पार्टनर के लिए क्या आता है दोस्तों, सर्वाइकल कैप प्रेजेंट रहता है। अब अगला है दोस्तों वॉल्ट। वॉल्ट क्या होता है दोस्तों, वॉल्ट भी एक ये सर्वाइकल कैप की तरह ही दिखता है, ये भी रबर लेटेक्स से मिलके बना रहता है। किससे बना रहता है, रबर वबर से बना रहता है, रबर हो गया, लेटेक्स हो गया, ये सब से। और ये जो वॉल्ट क्या रहता है दोस्तों, ये एक गुंबद के जैसे स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल एक स्ट्रक्चर रहता है इसका, है ना, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है दोस्तों, ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। और ये किससे बना रहता है दोस्तों, तो ये अगेन रबर से मिलके बना रहता है, रबर से बना रहता है। और कहाँ इंसर्ट किया जाता है दोस्तों, तो फीमेल के सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है, फीमेल के सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है दोस्तों। और जब वॉल्ट का यूज करते हैं, तो वॉल्ट का जब यूज करते हैं तो साथ में दोस्तों, वॉल्ट के साथ में दोस्तों एक क्रीम का भी यूज किया जाता है। क्रीम हो गया या फिर जेली का यूज किया जाता है। ये क्रीम और जेली क्या है दोस्तों, ये स्पर्मिसाइड है। क्या है, स्पर्मिसाइड है। ये जेली और फीमेल, जो फीमेल है वो इस स्पर्मिसाइड का यूज करती है अलोंग विथ वॉल्ट, वॉल्ट के साथ इस जेली का यूज करती है। और ये जेली क्या है दोस्तों, ये स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड क्या होता है, तो स्पर्मिसाइड वो ग्रुप ऑफ केमिकल है जो क्या करता है दोस्तों, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करता है। क्या करता है, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करने का काम करता है। साफ शब्दों में बोलो तो जो स्पर्म होता है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो जो प्रेगनेंसी है उसको इनिबिट करने के लिए ज्यादा प्रिसाइज तरीके का यूज किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, वॉल्ट कहते हैं। वॉल्ट का यूज का किसके साथ किया जाता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर ऑलवेज फीमेल ही यूज करती है, वॉल्ट का यूज मेल पर्सन नहीं करते हैं, वॉल्ट का यूज मेल पर्सन नहीं करते, फीमेल यूज कर सकती है। कहाँ यूज किया जाता है, सर्वाइकल कैप के जैसे ही स्ट्रक्चर होता है, सर्विक्स में इसको इंसर्ट किया जाता है। कहाँ, सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है वाया वेजाइना। अब बात आती है क्या फीमेल क्या सेल्फ इंसर्ट कर सकती है, हाँ बिल्कुल कर सकती है। किसका बना हुआ रहता है ये मटेरियल दोस्तों, तो ये मटेरियल बना रहता है रबर का। किसका बना रहता है दोस्तों, ये मटेरियल रबर का बना रहता है। ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, हाफ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्रीम या फिर जेली, जिसे क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिसाइड, है ना, स्पर्मिसाइड एक जेली के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और स्पर्मिसाइड का यूज किया जाता है सर्विक्स में। ये क्या किया जाता है, वॉल्ट के साथ स्पर्मिसाइड को लगाया जाता है, स्पर्मिसाइड को वॉल्ट के साथ लगाया जाता है, जिसके कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स भी जब होता है तो स्पर्म तो रिलीज होता है, लेकिन पहला फिजिकल ब्लॉकेज कौन क्रिएट कर रहा है, वॉल्ट क्रिएट कर ले रहा है। साथ में हम कुछ केमिकल्स का भी यूज कर रहे हैं, केमिकल का यूज इसलिए कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर केमिकल का यूज कर रहे हैं, स्पर्मिसाइड का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, स्पर्मिसाइड जब फीमेल यूज करती है इसे, तो स्पर्म की जब एंट्री होती है सर्विक्स रीजन में, तो उसको क्या करता है, स्पर्मिसाइड फेगोसाइटोसिस करने का काम करता है, या फिर स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड कहलाता है। और क्या कर रहा है, स्पर्म की एंट्री को फिजिकली और केमिकली साथ में ब्लॉक कर रहा है। कहां तक आने नहीं दे रहा है, फेलोपियन ट्यूब तक। क्योंकि स्पर्मिसाइड का हम यूज करते हैं तो क्या होता है, एक इफेक्टिव मेथड कहलाता है। इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है, दे आर स्मॉल बाउल शेप्ड एंड फिट ओवर द सर्विक्स, है ना, बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये सर्विक्स में फिट होता है। द वॉल्ट नीड टू बी यूटिलाइज्ड ओनली अंडर प्रिस्क्रिप्शन, है ना भाई, ये डॉक्टर के मेडिकेशन के जरिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज करना चाहिए। एंड आर यूज्ड इन एसोसिएटेड विथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ, स्पर्मिसाइडल। ये स्पर्मिसाइडल आप क्रीम देख पा रहे हैं, और ये जो स्पर्मिसाइडल क्रीम होती है जेली लाइक होती है,
और क्या करती है, जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है, क्योंकि स्पर्मिसाइडल क्रीम कहाँ प्रेजेंट है, सर्विक्स में ना, किसने लगाया, तो फीमेल यूज कर रही है इसे, और जब भी स्पर्म इसके कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या हो जा रहा है दोस्तों, स्पर्म का डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जा रहा है। अब क्या है दोस्तों, अगला है मेथड हमारा डायफ्रागम। अब डायफ्रागम क्या होता है दोस्तों, ये भी सर्विक्स में यूज किया जाता है डायफ्रागम, और ये भी क्या होता है दोस्तों कि बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये किसका बना रहता है दोस्तों, ये रबर का बना रहता है, और ये रबर का बना रहता है, और किसके साथ यूज किया जाता है दोस्तों, तो मैंने पिछले फिगर में दिखाया, ये स्पर्मिसाइड क्रीम के साथ, स्पर्मिसाइड क्रीम के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है दोस्तों, स्पर्मिसाइड क्रीम के साथ यूज किया जाता है, क्या चीज को दोस्तों, डायफ्रागम। और ये जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, क्या है दोस्तों, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, ये सर्विक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्विक्स में क्या लगाया गया है, फीमेल के जरिए, फीमेल पार्टनर के जरिए डायफ्रागम को इंसर्ट किया गया है, जो क्या कर रहा है दोस्तों, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। पहली चीज तो भाई स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर रहा है, किस तरीके से, फिजिकल ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है ना, फिजिकल ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। और फिजिकल ब्लॉकेज क्रिएट करने के साथ साथ जब हम स्पर्मिसाइडल क्रीम का यूज करती है फीमेल, है ना, फीमेल जब यूज करती है तो स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या कर देता है दोस्तों, मैंने बार बार बताया आपको, स्पर्म को कील करने का काम करता है। तो दोस्तों क्योंकि समय समाप्त होता है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तो अभी आपके लिए क्या होमवर्क है दोस्तों, होमवर्क सिर्फ इतना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है जो मैंने अभी कंप्लीट किया है उसको अच्छे से पढ़िए, है ना। कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, रिप्लाई करेंगे, मैं क्या करूंगा, उन क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैं एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, जो भी बच्चा टाइम टू टाइम रेगुलरली विदाउट डिले मेरी क्लास को अटेंड करेगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों कि सारे के सारे कंसेप्ट उसे समझ में आएंगे और नीट में भी उसका सिलेक्शन होते जाएगा। आप देख ही रहे, बहुत ही स्लोली मैं सिलेबस को पढ़ा रहा हूं, है ना, एकदम बहुत ज्यादा सिलेबस भी मैं कवर करते हुए नहीं चल रहा हूं। कारण सिर्फ ये है दोस्तों कि भाई अगर मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा और हो सकता है आपको समझना है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए मैं लिमिटेड सिलेबस ही पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, वो ये कि आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाना है दोस्तों। नोट्स बनाएंगे तो चीजों को मेमोराइज करने में आपके लिए इजी रहेगा। आज से 2 महीने के बाद अगर यही चैप्टर को आप पढ़ना चाहे तो नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए क्या होमवर्क है, नोट्स बनाइए, लास्ट वाला जो चैप्टर जो मैंने कंप्लीट कराया है आज ही, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको घर जाकर के अच्छे से रिवाइज करिए। कुछ भी कमेंट सेक्शन, कुछ भी अगर डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्या करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। जय जोहार, धन्यवाद दोस्तों।